क्लास 12th आज से स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो बिहार बोर्ड, ठीक है। दम एट अ टारगेट लेकर उसको पढ़ना है, ठीक है। आपका टोटल 3 बुक्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। क्लास 12th का जो जितना भी बुक है वो 3 बुक्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आपका ए और बी 2 ग्रुप करके दिया गया है और पहला जो ए ग्रुप है उसका 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ठीक है। और जो दूसरा ग्रुप है सिर्फ 1 बी ग्रुप है, ठीक है। तो टोटल फर्स्ट जो बुक है उसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के बारे में, मतलब पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना है। और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा इसमें एब्सेंट मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हर चैप्टर जो होता है वो दूसरे चैप्टर से क्या है आपका कनेक्टेड है, ठीक है। जब पहला चैप्टर में अगर आप गायब हो जाइएगा तो हो सकता है कि दूसरा चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। क्योंकि जब फर्स्ट चैप्टर पढ़िएगा तो ही सेकंड चैप्टर इजी वे में हो सकता है, और जब फर्स्ट और सेकंड दोनों पढ़ लीजिएगा तो थर्ड चैप्टर थोड़ा और क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 3 बुक है और हम लोग का टारगेट लेकर चलना है कि पहला बुक है एटलीस्ट कम से कम 3 महीना में खत्म कर देना है, यानी कि अप्रैल मई जून में फर्स्ट बुक खत्म कर देना है, फिर जुलाई अगस्त सितंबर में आपका सेकंड बुक खत्म कर देना है, और अक्टूबर और नवंबर में मेरा थर्ड बुक खत्म कर देना है। उसके बाद जो रेस्ट 2 महीना बचेगा दिसंबर और जनवरी उसमें फुल रिवीजन करना है, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। आप लोग इसको रिकॉर्ड करते जाइएगा, अपना अपना कॉपी निकाल लीजिए और इसमें रिकॉर्ड कीजिएगा जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम सब एक्सप्लेन करते जाएंगे और अपना आप रिकॉर्ड करते जाइएगा, ठीक है। अपना अपना नोटबुक निकाल लीजिए और सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर का नाम लिखिए जिसका नाम क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। तो आगे बढ़ा ले, देखो वहां होगा आगे में कहता इसको कर इस तरफ बोलिए। पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, फंडामेंटल। ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट अभी एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन आपका होगा इंट्रोडक्शन का और दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या होगा आपका यहाँ पे, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। और आपका तीसरा एक्सप्लेनेशन आज का होगा, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आप लोग पूरा रिकॉर्ड नहीं कीजिएगा अभी, ठीक है। हम जब बोलेंगे तो रिकॉर्ड कीजिएगा, ठीक है। 3-4 टॉपिक आज हम एक्सप्लेन करेंगे जिसमें पहला है क्या आपका, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। अभी तक आपने क्लास 11th में पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। क्या पढ़े थे आप, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है कि जब एक इंडिविजुअल पर्सन, जब कोई एक सिंगल व्यक्ति कोई बिजनेस करता है, ठीक है, वो बिजनेस में कैपिटल अपना कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, वो बिजनेस को खुद रन कराता है, बिजनेस को वो खुद चलाता है, ठीक है। बिजनेस का प्रॉफिट होता है तो उसका, लॉस होता है तो उसका, ठीक है। जितना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब जितना भी सारा काम वो एक इंडिविजुअल पर्सन करता है, ठीक है। और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड बोलने का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी बिजनेस को अगर लॉस हो गया तो सबसे पहले बिजनेस को वाइंड अप किया जाएगा, बिजनेस को बंद किया जाएगा, बिजनेस के सारे एसेट्स को बेचा जाएगा और उससे जो पैसा रियलाइज होगा उससे हम लोग लायबिलिटीज को क्या करेंगे, पेड कर देंगे। अगर पूरा का पूरा फर्म के ऑर्गेनाइजेशन का लायबिलिटी अगर फुल पेमेंट नहीं हो पाता है तो उस बिजनेसमैन का, ओनर का पर्सनल एसेट्स को बेचते हैं और उससे बिजनेस के लायबिलिटीज को क्या किया जाता है, पे किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बिजनेस में सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटीज क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, ठीक है। दूसरे टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, पार्टनरशिप, ठीक है। तो चूंकि ये कॉन्सेप्ट है कि एक आदमी में सारा एबिलिटी क्षमता नहीं होता है कि वो अकेला बिजनेस कर सके, ठीक है, वो बिजनेस को रन कर सके,
बिजनेस में वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सके ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो अगर छोटे पैमाने पर यदि अगर हमको बिजनेस करना है तो उसके लिए हम सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं। लेकिन मेरा जब सोच जब ज्यादा होगा, बड़े पैमाने पर अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो बड़े पैमाने पर जब बिजनेस कीजिएगा तो उसमें रिस्क ज्यादा होगा, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, और एक आदमी चाहता नहीं कि सारा अपना घर का पूंजी उसमें लगा दे, अगर नुकसान हो जाए तो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाए। इसके लिए एक नए टाइप का ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन होता है जिसका नाम क्या है, पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप क्या बोलता है कि जब दो या दो से अधिक आदमी आपस में मिलते हैं, किसी बिजनेस को करने के लिए एग्री होते हैं, बिजनेस में मिलकर वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, बिजनेस का प्रॉफिट होता है तो आपस में मिलकर चला बांटते हैं और बिजनेस को मिलकर चलाते हैं, वही क्या कहलाता है, पार्टनरशिप कहलाता है। क्योंकि बिजनेस पार्टनरशिप का शुरुआत किस चीज से होता है, कॉन्ट्रैक्ट से होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में आपस में किसी काम को करने या ना करने के लिए कोई एग्रीमेंट होता है और उसी एग्रीमेंट के साथ अगर कोई काम किया जाता है, वही क्या कहलाता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, एग्रीमेंट, ठीक है। और पूरा का पूरा पार्टनरशिप क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट्स पर ही आधारित होता है। ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या कि देयर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर में लिमिटेशन होता है, ठीक है। बोलता है कि ना सोल ट्रेडिंग कंसर्न ओनली वन मैन इन्वेस्टेड कैपिटल, सिर्फ एक ही आदमी बिजनेस में पैसा लगाता है, ठीक है। अंडरटेक द रिस्क इन्वॉल्व, मतलब वो अपने बिजनेस के रिस्क को खुद इन्वॉल्व टेक ओवर करता है। बिजनेस, ठीक है, कंट्रोलिंग उसी के हाथ में होता है, बिजनेस का सारा जितना फेयर्स वगैरह होता है सब उसी के अंडर में होता है। और ये बोला जाता है कि एक आदमी में इतना क्षमता नहीं होता है कि सारा काम वो खुद कर सके, ठीक है। तो बोलता है क्या कि मतलब वही कि वन मैन कैपिटल स्किल कंट्रोलिंग रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आर जनरली लिमिटेड, क्योंकि इसमें क्या होता है, सब लिमिटेड होता है, ठीक है। देयरफॉर सम पर्सन में बी कंबाइन, बाद में बोलता है क्या इसके इसीलिए क्या कि कुछ आदमी आपस में मिलते हैं, ठीक है, एंड इंटर टू एग्रीमेंट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, ठीक है। आपस में वो लोग मिलते हैं और क्या करते हैं, पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बोलता है क्या कि पार्टनरशिप द रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो आपसी विश्वास पर आधारित होता है, ठीक है। बोलता है क्या कि म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ, आपसी विश्वास पर ही जनरली आधारित होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस ट्रस्ट इट इज नेसेसरी दैट पार्टनरशिप अकाउंट इज मेंटेन्ड इन एज ऑनेस्ट, ठीक है। तो बोलता है कि सारा चीज बढ़िया हो, अच्छा से हो, फेथ में हो, इसके लिए जरूरी है कि जो बुक पार्टनरशिप फॉर्म का जो बुक ऑफ अकाउंट है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक मेंटेन करना चाहिए। किससे मेंटेन करना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। क्या बोला गया है यहाँ पे कि मेंटेन इन एन हॉनेस्ट एक्यूरेट एंड इक्वल मैनर, इक्विटेबल मैनर, पार्टनरशिप अकाउंट शुड बी प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म अकाउंट्स क्या बताता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सही सही तस्वीर दिखाता है, ठीक है, ठीक है। पार्टनरशिप बिजनेस का फॉर दिस पर्पस इसलिए जरूरी है कि, ठीक है, कि पार्टनरशिप में जो दिया गया है रूल रेगुलेशन वगैरह दिए हैं ना, नियम कानून जो दिए हुए हैं उसको अच्छी भली प्रकार से जानना चाहिए, ठीक है। अगला स्टार मार्कर आप लोग लिखिएगा क्या, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, स्टार मार्कर लिखो ना, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। बोलता है क्या कि एज पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, दो तरह का व्यू होता है यहाँ पे बुक ऑफ अकाउंट में देखा जाता है, एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बोलता है कि एज पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनरशिप फॉर्म ट्रीटेड एज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी, मतलब कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ, जैसे हमने क्लास 11 में आपको पढ़ाया था कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी, ठीक है। तो ये क्या था, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या माना जाता है कि बिजनेस पार्टनर और पार्टनरशिप फॉर्म का जो बुक अकाउंट है वो दोनों क्या होता है, सेपरेट होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बोला गया है क्या कि पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, दोनों अलग अलग माना जाता है। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को अलग अलग नहीं माना जाता है कि अगर कोई पार्टनर पे क्लेम हुआ दैट मींस फर्म पे क्लेम हुआ, अगर कोई फर्म पे क्लेम हुआ दैट मींस पार्टनर्स पे क्लेम हुआ, ठीक है।
तो दोनों को अलग अलग नहीं माना गया, ठीक है। उसी तरह से डिफिनेशन दिया गया है पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप एक्ट में क्या बताया गया है, बोलता है इसमें हिंदी में क्या कि जब दो या दो से अधिक आदमी आपस में मिलते हैं, किसी बिजनेस को करने के लिए सहमत होते हैं, बिजनेस का प्रॉफिट बांटने के लिए सहमत होते हैं, बिजनेस या तो सब कोई मिलकर चलाता है या सबके लिए कोई एक व्यक्ति चलाता है, ठीक है। वही लिखा हुआ है क्या कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। इसका मतलब वही होता है कि जब दो या दो से अधिक आदमी कोई बिजनेस को करने के सहमत होते हैं, बिजनेस में मिलकर पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट होता है तो आपस में मिलकर बांटते हैं, बिजनेस या तो सब कोई चलाता है या सबके लिए कोई एक व्यक्ति भी चलाता है। दैट मींस मान लीजिए कि हम सुशांत और अभिषेक तीन पार्टनर हैं, ठीक है, तीनों के हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है। अब तीनों आदमी 5-5 लाख लगा के हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए, सारा एग्रीमेंट हो गया। अब उन दोनों को स्कूल जाना है, मेरे पास टाइम है, उन लोगों के पास टाइम नहीं है, तो हम बोले कि चलो बिजनेस हम लोग मिलकर करते हैं, तीनों आदमी पैसा मिलकर लगाते हैं, प्रॉफिट होगा तुम लोग स्कूल चले जाना, सारा बिजनेस को हम अकेले संभालेंगे, ठीक है, और प्रॉफिट होगा तो तीनों को आपस में हम लोग मिलकर बांट लेंगे, ठीक है। तो यही बोला गया कि बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो 4 घंटा हम चलाएंगे, 4 घंटा वो बैठेगा, 4 घंटा वो बैठेगा, 12 घंटा अगर हम लोग का बिजनेस चलेगा तो 4-4 घंटा तीनों चलेंगे। दैट मींस कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सबको एक द्वारा चलाया जा सकता है या सबके लिए कोई एक व्यक्ति द्वारा भी चलाया जा सकता है, वही यहां पे एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब अगला हेडिंग है एलिमेंट्स, लिखिएगा एलिमेंट्स। ठीक है, क्या है, मेन फीचर्स भी बोलते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें नंबर 1 पे लिखिएगा पहला, टू और मोर पर्सन। सबसे पहला क्या है, टू और मोर पर्सन, ठीक है। टू और मोर पर्सन का मतलब क्या हुआ कि एक आदमी तो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा, तो ये कंफर्म है कि किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितना व्यक्ति चाहिए, 2 व्यक्ति चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट मिनिमम 2 हो गया। अब पार्टनरशिप एक्ट नहीं बताता है कि किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होगा, ठीक है। इसके लिए बताता है कौन सा, कंपनीज एक्ट 1930, कंपनीज एक्ट 1956, कंपनी उसमें भी बताते हैं कि पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, उसमें बोला गया था कि मिनिमम 2 मेंबर होंगे और मैक्सिमम 20 होगा। अगर किसी बैंकिंग बिजनेस को करना है तो उसमें बताया गया कि मिनिमम 2 होगा, मैक्सिमम 10 होगा। लेकिन बाद में अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट का मतलब परिवर्तन होता है, किसी भी कानून में अगर कोई चेंजिंग आता है उसको अमेंडमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 1956 में बहुत बार अमेंडमेंट हुआ, तो लेकिन मेजर अमेंडमेंट 2013 में हुआ, 2013 में हुआ, और उसमें बताया गया है कि कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म को चलाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 होता है और मैक्सिमम कितना हो गया, 50, ठीक है। ये कौन सा है, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464, ठीक है। सेक्शन 464 के अकॉर्डिंगली मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आया, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा एग्रीमेंट। दूसरा पॉइंट क्या हो गया आपका, एग्रीमेंट। क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म का स्टार्टिंग किस चीज से होता है, एग्रीमेंट से, ठीक है। एग्रीमेंट पे ही पूरा का पूरा पार्टनरशिप फॉर्म टिका होता है, ठीक है। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि जब दो आदमी आपस में मिलते हैं, किसी काम को करने के लिए सहमत होते हैं, आपस में जितना भी समझौता होता है ना, वो सब क्या किया जाता है, लिख दिया जाता है, ठीक है। एग्रीमेंट 2 तरह का होता है, एक को कहा जाता है ओरल एग्रीमेंट और एक को कहा जाता है रिटन एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट का मतलब कि हम तीनों कोई मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, चलो बात की आपस में, 5 लाख तुम, 5 लाख हम, 5 लाख हम लगाएंगे, इस चीज का हम लोग बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो ऐसे ऐसे बांटेंगे, ऐसे ऐसे अकाउंट मेंटेन करेंगे, सारा चीज बात हो गया, बिजनेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ओरल एग्रीमेंट, ठीक है। और जो हम लोग मैटर डिस्कस किए, ठीक है, कि तुम कितना पैसा, हम कितना पैसा लगा रहे हैं, प्रॉफिट होगा तो कैसे बांटेंगे, कितने तारीख को बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, कितने साल तक हम लोग बिजनेस करेंगे, जितना भी मैटर होता है ना, वो सबको पॉइंट बाय रिकॉर्ड कर लिया जाता है और लास्ट में उसमें तीनों को हम लोग साइन कर देंगे, ठीक है। तीनों को इसमें क्या कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे, एक कॉपी मेरे पास, एक कॉपी उसके पास, एक कॉपी उसके पास, ठीक है। ये कहलाता है रिटन एग्रीमेंट, ठीक है। अगर बाद में कोई डिस्प्यूट अगर आएगा होगा, ठीक है, तो कोई भी अपने बात से पलट नहीं सकता, ठीक है। तो जितना वैल्यूएबल रिटन एग्रीमेंट होता है उतना वैल्यूएबल ओरल एग्रीमेंट नहीं होता है। रिटन एग्रीमेंट को एक लीगल एविडेंस के रूप में भी हम रख सकते हैं,
ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड अ प्रॉफिट मोटिव। ठीक है। अब बिजनेस का पार्टनरशिप का शुरुआत किस लिए होता है? किसी बिजनेस को ही करने के लिए होता है। ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप जब क्रिएट हो जाता है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्या कि बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, और बिजनेस भी क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। इलीगल काम करने के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। यानी कि जिसको हम लॉ के द्वारा इन्फोर्स चीज नहीं करा सकते ना, वो सारा वॉइड एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस किस चीज का होना चाहिए? हमेशा लीगल बिजनेस होना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति अगर कोई बिजनेस करता है तो उसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है, लॉस के लिए कोई बिजनेस नहीं करता, तो प्रॉफिट बिजनेस हमेशा क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखिएगा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। चौथा एलिमेंट या फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब प्रॉब्लम उठता है कि बिजनेस स्टार्ट हो गया, बिजनेस चल भी रहा है। ठीक है, इन फ्यूचर अगर बिजनेस का बुक ऑफ अकाउंट जब क्लोज कीजिएगा तो उस बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो उस प्रॉफिट लॉस को किस आधार पर बांटेंगे? ठीक है, तो ये जब एग्रीमेंट बनता है ना, तो एग्रीमेंट के समय ही डिसाइड हो जाता है कि कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो कौन कितना प्रॉफिट लेगा। ठीक है, तीन पार्टनर है तो हम हो सकता है कि तीनों इक्वली बांटे, तो ये क्या कहलाएगा? इक्वल रेशियो में कहलाएगा। हो सकता है क्या कि वो दोनों स्कूल चला जाता है, हम अकेले बिजनेस करते हैं, तो आधा प्रॉफिट हम लेंगे, 25% वो लेगा, 25% वो लेगा। ठीक है, यानी कि 2-1-1 के रेशियो में बटेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट रेशियो का मतलब यही होता है कि आगे फ्यूचर में अगर प्रॉफिट होगा तो उसको हम किस आधार पर बांटेंगे। ठीक है, तो वो भी पहले डिसाइड हो जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। पांचवा लिखिएगा रिलेशंस ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है, इसमें क्या बताया गया? ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब होता है ओनर। ठीक है, और एजेंट का मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर अपने आप में मालिक भी होता है और अपने आप में एजेंट भी होता है। जैसे हम बिजनेस के अंदर हैं तो हम सब तीनों पार्टनर हैं। ठीक है, यानी कि ओनर है, लेकिन अगर वो मान लीजिए कि सुशांत बाहर जाता है, ठीक है, और बाहर रहेगा तो बिजनेस के अगेंस्ट में तो कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, जब भी काम करेगा तो बिजनेस के वेलफेयर में ही काम करेगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? एक तरह का बिजनेस का रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है कि बिजनेस पार्टनर जो होता है अपने आप में ओनर भी होता है और बिजनेस का क्या होता है? एजेंट भी हो जाता है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा कि सेम टाइप का बिजनेस आप सेपरेट जब तक आप पार्टनरशिप फॉर्म में हैं, ठीक है, आप इंडिविजुअल वो उसी टाइप का बिजनेस अकेले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि वो मालिक भी और एजेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब फिर वही हुआ। ठीक है, या तो बिजनेस हम सब कोई मिलकर चलाएंगे या सबके लिए कोई एक व्यक्ति भी चला सकता है। ठीक है, ये भी इसका क्या है? इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। लीगल एंटिटी। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। ठीक है, यहां पे बोला गया क्या कि नो सेपरेट मतलब कि एक पार्टनर और एक पार्टनरशिप दोनों अलग अलग नहीं होता है। अलग अलग नहीं होता है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म पे अगर क्लेम होता है दैट मींस वो पार्टनर पे क्लेम हो रहा है। ठीक है, या तो वो सेपरेटली भी हो सकता है या जॉइंटली भी हो सकता है, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है? खत्म हो गया। ठीक है, अगला स्टार मार्क लिखिएगा राइट्स ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, एक पार्टनरशिप फॉर्म में एक पार्टनर्स का क्या क्या अधिकार होता है? ठीक है, क्या क्या राइट्स होते हैं? राइट्स ऑफ अ पार्टनर। यस सर। ठीक है, अब राइट्स में देखिए करीब 7-8 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पार्टनर का क्या क्या राइट होगा।
फॉर एग्जांपल पहले सपोज कीजिए कि हम तीनों यदि पार्टनर थे, अगर हम लोग कोई बिजनेस करते हैं तो मेरा अधिकार क्या होगा, तुम्हारा अधिकार क्या होगा, उसका अधिकार क्या होगा। तो पहला अधिकार होगा कि जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में हिस्सा लेने का अधिकार होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का तुमको अधिकार होगा। बुक ऑफ अकाउंट्स को पलट के देखने का अधिकार होगा। अगर कोई वो चाहता है कि नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो तो उसको रोकने का भी अधिकार होगा, ठीक है। और एक लंबे ड्यूरेशन के बाद अगर फर्म से चाहे तो पार्टनर अगर हटना चाहता है तो एक प्रॉपर नोटिस देकर वो हटने का भी उसका क्या है, राइट्स है। इस तरह से करीब 7-8 राइट्स दिया हुआ है आपके बुक में। तो पहला क्या लिखा हुआ है कि एवरी पार्टनर हैज टू राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, विद अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। मतलब हर पार्टनर का यह अधिकार है कि जिस रेशियो में प्रॉफिट्स को बांटने के लिए एग्रीमेंट हुआ है उस रेशियो में वो प्रॉफिट्स को टेक ओवर करेगा, ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है कि एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब कि हर पार्टनर का यह अधिकार है कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। बिजनेस में आ सकता है, देख सकता है, मतलब जो काम करना है वो कर सकता है, ठीक है। तीसरा लिखा हुआ है कि एवरी पार्टनर हैज द राइट टू, क्या लिखा हुआ है, कंसोलिडेटेड इन द मैटर ऑफ रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम है या मैटर्स वगैरह बिजनेस में अगर आ जाता है, ठीक है, तो वो उसमें अपना राय देने का अधिकार रखता है, ठीक है। वो भी उसका राइट्स है, बोलने का उसका राइट्स है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ठीक है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव टू कॉपी द बुक ऑफ अकाउंट। मतलब हर पार्टनर का यह अधिकार है कि वो बिजनेस के बुक ऑफ अकाउंट्स को पलट के देख सकता है, ठीक है, जब चाहे उसका फोटो कॉपी भी ले सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ठीक है, एवरी पार्टनर हैज टू राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। हर पार्टनर का यह अधिकार है कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है तो उसको रोकने का भी अधिकार है, ठीक है। कि हम लोग 3 को पार्टनर इनफ है, चौथा को डालेंगे क्या जरूरत है, ठीक है। तो ये उसका राइट्स है। छठा, एवरी पार्टनर हैज टू राइट, दोनों को क्या लिखा हुआ है, जॉइंट ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर मान लीजिए कि हम लोग 5-5 लाख लगाकर कोई बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो उससे जो संपत्ति खरीदाएगा, ठीक है, तो वो सबका उसमें राइट्स होगा, जॉइंटली राइट्स होगा, ठीक है। संपत्ति यानी कि एसेट्स में उसका अधिकार होगा, ठीक है, ठीक है। इफ अ पार्टनर हैज गिवन, अगर कोई पार्टनर फर्म को कैपिटल के अलावा लोन देता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग 5-5 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किए थे, 15 लाख तो तीनों को के कैपिटल हो गया, बिजनेस चल रहा था, लेकिन 2 लाख रुपए की और आवश्यकता बाद में पड़ी। आप लोग से पूछा गया तो बोला कि नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो हम बोले कि ठीक है, मेरे पास 2 लाख रुपए हम एज ए लोन के रूप में फर्म को देते हैं, ठीक है। तो हमने 2 लाख रुपए फर्म दूसरे से लोन ना लेकर हमने खुद पार्टनर फर्म को लोन दे दिया 2 लाख रुपया। तो मेरा उस पे लोन पे 6% के रेट से, मिनिमम कितना है, 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट कलेक्ट करने का अधिकार है, ठीक है। क्योंकि अगर दूसरे से लोन लेते तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता ना, हो सकता है 8% 9% दे, ठीक है। तो मेरा कम से कम कितना राइट बनता है, 6%। अगर एग्रीमेंट में अगर ज्यादा लिखा होगा तो ज्यादा नहीं मिलेगा, अगर एग्रीमेंट में कम लिखा होगा तो कम मिलेगा, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट मिनिमम कितना मिलेगा, 6%, ठीक है। फिर बोला गया कि कोई पार्टनर बाहर में बिजनेस का कोई एक्सपेंस का पेमेंट्स कर देता है, ठीक है। सपोज दैट हम तीनों कोई बिजनेस कर रहे थे, ठीक है, ये इन दोनों के बिहाफ में फर्म के पास पैसा अवेलेबल नहीं था, तो 20,000 अगर सपोज दैट कोई एक्सपेंसेस का बिजनेस का पेमेंट करना था तो हमने वो 20,000 का पेमेंट एक्सपेंस का कर दिया, तो बाद में वो 20,000 रुपया हम फर्म से कलेक्ट करने का मेरा क्या है, अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ वही जो लास्ट में क्या कि एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। मतलब हर पार्टनर का यह अधिकार है कि एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद फर्म में एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद वो फर्म से रिटायर हो सकता है। बाद पॉइंट है जिसका नाम क्या है, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार बोर्ड में तो ये एक छोटा सा नोट्स टाइप का क्वेश्चन आता है 2 नंबर 3 नंबर का कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, ठीक है। चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई दोनों में आता है पार्टनरशिप डीड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि पार्टनरशिप का शुरुआत किस चीज से होता है, एग्रीमेंट से, ठीक है। सारा पार्टनरशिप फॉर्म जो है बेस्ड होता है किस चीज पे, एग्रीमेंट पे। एग्रीमेंट हमने आपको बताया कि 2 तरह का होता है, एक का नाम है ओरल एग्रीमेंट और एक का नाम है रिटन एग्रीमेंट, ठीक है। अब
पार्टनर्स के बीच में जितना भी रूल रेगुलेशन नियम कानून जितना भी टर्म पे डिस्कस होता है वो सब सारे टर्म्स को रिकॉर्ड कर दिया जाता है। क्यों? क्या क्या टर्म्स हो सकता है, ठीक है, कि पार्टनरशिप फॉर्म का नाम क्या होगा, ठीक है, पार्टनर्स का नाम और एड्रेस क्या होगा, फॉर्म का नाम और एड्रेस क्या होगा, कौन पार्टनर्स कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, कितने तारीख को हमने कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, कितने तारीख को हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, कितने साल तक हम लोग साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे, ठीक है, उसके बाद किस चीज का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, मतलब किस चीज का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं वो, उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, बुक ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज होगा, ठीक है, कब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो सकता है, अगर कोई फर्म से पार्टनर रिटायर कर रहा है तो उसका क्या सिचुएशन होगा, अगर कोई पार्टनर अगर डेथ कर जाता है तो उसका कैसे वैल्यूएशन किया जाएगा, ठीक है, मतलब वाइंड अप जब करना हो फर्म का तो कैसे कैसे करना होगा, तो मतलब जितना भी नियम कानून सारा पार्टनर आपस में डिस्कस करता है उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है, ठीक है, सारे पार्टनर्स आपस में मिलकर क्या करते हैं उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, लिख देते हैं, और पार्टनर्स में जो भी मैटर डिस्कस हुआ है जो रिकॉर्ड किया गया है तो पार्टनरशिप का जो रिटन एग्रीमेंट होता है ना, रिटन एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड्स कहा जाता है, या इसको एक और नाम क्या है, ठीक है, इसका एक और नाम क्या है, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है इसका एक और नाम क्या है, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है, ठीक है, आप लोग के बुक्स में दिया होगा, चाहे कोई भी बुक उठाइए, चाहे आप एसके सिंह का उठाइए, डीके गोयल का उठाइए, एसके एसएन शुक्ला का उठाइए, ठीक है, एससी शर्मा का उठाइए, किसी बुक का भी बुक अगर आप उठाइएगा तो पार्टनरशिप डीड का जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लगभग सब में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, कि फर्म का नाम पता क्या है, दूसरा क्या है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, कौन कौन पार्टनर है उसका नाम पता क्या है, उसके बाद क्या है द टाइप्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, किस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं वो होगा, ठीक है, उसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कौन पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा, कोई पार्टनर कैसे कैसे ड्राइंग कर सकता है तो उस ड्राइंग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, अगर कोई पार्टनर ज्यादा काम करता है तो उसको एक्टिव पार्टनर कहा जाता है, ठीक है, उसको कभी कभी सैलरी भी देते हैं या कमीशन भी देते हैं तो वो सैलरी का रेट क्या होगा, उसके बाद क्या है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ठीक है, उसके बाद और क्या है कि गुडविल का वैल्यूएशन, इंपॉर्टेंट टर्म में पूरे चैप्टर में आगे पढ़ना है कि गुडविल इज एन इंटरनल एसेट क्रिएटेड बाय नेम एंड फेम एंड रेपुटेशन, ठीक है, तो गुडविल का वैल्यूएशन कौन सा मेथड से करना है, तीन चार मेथड, आगे तीन मेथड पढ़ना है, वो नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका वैल्यूएशन कैसे करना है, ठीक है, उसके बाद फिर क्या है मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फॉर्म्स अकाउंट, मतलब कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है बुक्स को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, उसका ऑडिट कैसे कराना है या नहीं कराना है, मतलब जितना पार्टनर्स के बीच में जो मैटर डिस्कस होता है ना उन सब को रिकॉर्ड कर दिया जाता है और रिकॉर्ड किया हुआ है क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड कहलाता है। फाइनली लास्ट में सारा पार्टनर उस पे सिग्नेचर कर देगा और सभी पार्टनर्स के पास एक एक कॉपी चला जाएगा, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका पार्टनरशिप डीड। Absence of partnership deed, क्या बोला यहाँ पे, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, दैट मींस कि मान लीजिए कि अभी जस्ट हमने बताया कि एग्रीमेंट दो तरह का होता है, ठीक है, एक ओरल एग्रीमेंट होता है और एक रिटन एग्रीमेंट होता है, ठीक है, तो रिटन अगर एग्रीमेंट है तो कोई रूल रेगुलेशन का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे गवर्नमेंट, ठीक है, तो बोला गया कि अगर डीड बना हुआ है तो जो डीड में लिखा होगा वही फॉलो होगा, डीड के अलावा कोई चीज मैटर फॉलो नहीं होगा। कभी-कभी क्या होता है कि हड़बड़ में बहुत पार्टनर में आपस में फेज होता है, ठीक है, जैसे हम है, मेरा स्टूडेंट सुशांत है, मेरा स्टूडेंट अभिषेक है, हम लोग तीनों में घनिष्ठ संबंध है, ठीक है, हम लोग तीनों को मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किए, बिजनेस में खूब प्रॉफिट होने लगा, ठीक है, खूब प्रॉफिट होने लगा, ज्यादा प्रॉफिट होने लगा, ठीक है, 2-3 साल तक तो हम लोग मैटर्स अपने में आपस में प्रॉफिट बांटते रहे, लेकिन बाद में थोड़ा सा अभिषेक को डाउट होने लगा कि जितना प्रॉफिट हो रहा है ना आधा तो सारे ले रहे हैं, नहीं गलत है, अब एग्रीमेंट चेंज कीजिए, ऐसा नहीं होगा, तो आपस में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मतभेद हो गया, क्योंकि एग्रीमेंट यहाँ पे तो है कि नहीं है, ठीक है, अब ज्यादा उसको गुस्सा पड़ेगा तो वो कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट में जाकर केस करेगा, ठीक है, तो कोर्ट फिर हम लोग पे वो क्या अप्लाई करेगा,
पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो वही लिखा हुआ है क्या तो नहीं है। कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा। तो इसमें सबसे पहला रूल्स आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जनरली जो पार्टनर में डिस्प्यूट होता है ना, वो प्रॉफिट्स के लिए लेकर ही होता है, ठीक है, कि आप ज्यादा ले रहे हैं वो हमको कम मिल रहा है, ठीक है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है क्या कि अगर कोई पार्टनर अगर प्रॉफिट्स के लिए झगड़ा करता है तो लॉ बोलता है कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट हमेशा क्या बटेगा, इक्वली बढ़ेगा। पहला क्या हो गया, प्रॉफिट क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पूंजी पर ब्याज, ठीक है। तो लॉ बोलता है कि अपने बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में पैसा भी लगाए हुए हो, बिजनेस से प्रॉफिट भी ले रहे हो, और जो पैसा लगाए हो उसमें सूद भी मांग रहे हो, ये गलत है, ठीक है। तो लॉ बोलता है क्या कि खुद के पूंजी पर खुद तुम इंटरेस्ट कलेक्ट नहीं कर सकते। तो लॉ बोलता है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा। उसी तरह से नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो फिर वही उल्टा हो गया कि अगर हम बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो फर्म भी हमसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो बोलता है क्या कि प्रॉफिट हमेशा इक्वल बटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं होगा। अगर कोई पार्टनर ज्यादा काम कर रहा है तो उसको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। अगर प्रॉफिट के अलावा अगर वो सैलरी अगर मांगता है, कोई कमीशन मांगता है, तो लॉ बोलता है क्या कि नो सैलरी, नो कमीशन, नो रेम्युनरेशन, ठीक है। ना कोई सैलरी मिलेगा, ना कोई कमीशन मिलेगा, ना कोई रेम्युनरेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या बोला है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी हमने जस्ट बताया था कि अगर कोई पार्टनर फर्म को कैपिटल के अलावा अगर कोई लोन देता है तो उस लोन पे मैक्सिमम कितना परसेंट, 6% इंटरेस्ट लेने का उसका राइट है। कभी कभी ये लोन के बारे में पार्टनर्स में मतभेद हो जाता है कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 4%, ठीक है, और वो जबरदस्ती करने लगता है नहीं हमको 7% चाहिए, ठीक है। तो लॉ बोलता है कि अगर एग्रीमेंट है तो अगर एग्रीमेंट में 4% लिखा है तो 4% मिलेगा, ठीक है। एग्रीमेंट में अगर 7% लिखा हुआ है तो 7% मिलेगा, लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो ना 4 मिलेगा ना 7 मिलेगा, मैक्सिमम मिनिमम 6, ठीक है। उसके बाद और क्या है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसमें सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं होंगे, ठीक है, तब तक कोई नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट नहीं होगा। लेकिन फिर जहां पे नंबर ऑफ पार्टनर ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो फिर वहां पे वोटिंग राइट्स का आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि 5 पार्टनर है, छठा को एडमिट करना है यदि, तो अगर 5 में अगर 4 अगर एग्री हो गया ना तो 5 में एडमिट हो जाएगा, ठीक है। छठा है, सर छठा क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 3 पार्टनर है, 2 को कह रहा नहीं आएगा, ये को कह रहा आएगा, तो फिर नहीं, ठीक है। तो ये क्या था आपका एसेंशियल क्या है, रूल्स एप्लीकेबल, ठीक है, रूल्स है आपका क्या, जब पार्टनरशिप एब्सेंस है तब।